उत्तराखंड में भी कोरोना की स्थिति भयावह हो चुकी है। आंकड़ों का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बुधवार को एक दिन में 1109 केसेस मिले। उत्तराखंड जो क्षेत्रफल के मामले और आबादी दोनों में और राज्यों से काफी छोटा है, वहां पर इतनी बड़ी संख्या में संक्रमितों का मिलना बताता है कि स्थिति धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है और साथ ही 5 लोगों की मौत भी एक दिन में हो गई है। ऐसे में उत्तराखंड तमाम वहां पे नियम कानूनों का सरकार सख्ती से पालन करने की बात कह रही है। अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन स्थितियां बिगड़ती ही जा रही हैं। बात अस्पतालों की करें तो अब कोविड के जो लेवल 3 के अस्पताल हैं उनमें बेड मुहैया होना भी अब मुश्किल हो गया है। उत्तराखंड अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से उत्तराखंड के खबरें आ रही हैं कि संक्रमित मरीज जो हैं वो बड़ी संख्या में मिल रहे हैं। ऐसे में आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। भारत के अलग अलग राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लग चुका है। अगर स्थितियां बिगड़ी तो उस ओर भी सरकार अपना ध्यान ले जा सकती है। इसके साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी भी सीएम रावत के साथ बातचीत करेंगे कि स्थितियों को किस तरह से संभाला जाए। तो आइए अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे और बिना देर किए जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक कुमार जुड़े हुए हैं देहरादून से। साथ ही बीजेपी की तरफ से हमारे साथ विपिन जी जुड़े हुए हैं। विपिन जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर इकबाल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इकबाल, बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले अपने संवाददाता अशोक के पास हम जाना चाहेंगे। अशोक, जमीनी हालात कैसे हैं, कितने बिगड़ रहे हैं, कितनी स्थितियां जो है वो भयावह होती है आपको दिख रही हैं? कि उत्तराखंड राज्य में भी जो कोरोना है वो लगातार अपने पैर पसारता ही जा रहा है। जो उसकी जड़ें हैं वो लगातार अब पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत होती जा रही है। अशोक, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अशोक, लगता है आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिर से आऊंगी मैं एक बार आपके पास। फिलहाल मैं विपिन जी आपके पास आना चाहूंगी। उत्तराखंड में भी अब संक्रमण के जो मामले हैं वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में भी राजधानी देहरादून की बात करें तो मरीज सबसे ज्यादा संख्या में वहां पर मिले हैं। ऐसे में सरकार लगातार इस बात को कह रही है कि तमाम नियम कानून जो है उनका सख्ती के साथ पालन किया जाए। लेकिन अगर इतने प्रोटोकॉल्स का फॉलो किया जा रहा है तो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा आखिर क्यों बढ़ रहा है? कहां पर लापरवाही हो रही है, कहां पर कोताही बरती जा रही है? उनकी आवाज नहीं आ रही। विपिन कैंथोला जी, जी विपिन कैंथोला जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सर हेडफोन निकाल के दोबारा लगाइए। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड अपने पैर पसार रहा है और हम आपको अपने संवाददाता के जरिए वहां के जमीनी हालात दिखाएंगे कि किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। अभी भी बाजारों में लोग लापरवाही कर रहे हैं। यहाँ पर मास्क लगाते हुए लोग कम नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं वो दिखाते हैं कि स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं। उत्तराखंड की बात की जाए तो महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। साथ ही 4 धाम की यात्रा करने के लिए यहां पर रोजाना बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। ऐसे में इस पर भी विराम लगाने की बात सोची जा रही है। अगर स्थितियां बिगड़ी तो या फिर तमाम सारी गाइडलाइंस लागू की जाएंगी इस चीज़ों पर कि किस तरह से ये सारे जो यात्राएं हैं, जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं, उनको वहां पर लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने से रोका जाए। इस बात की हिदायत सबसे ज्यादा सरकार की तरफ से आम जनता को दी जा रही है और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो खुद आम जनता की भी बनती है। मेडिकल स्टाफ लगातार इस बात को कह रहा है कि करीब अगले 2 साल तक कोरोना से हम इसी तरह जूझते रहेंगे तो हमें कोरोना के जो सभी नियम कानून हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, जिनमें मास्क, सैनिटाइजेशन, 2 गज की दूरी, वो अपने रोज की दिनचर्या में लाना ही पड़ेगा। तो हमारे साथ लगातार हमारे जो गेस्ट हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं एक बार फिर से। लेकिन उससे पहले आपको
जो बड़ी खबरें हैं उनसे भी रूबरू करा दें। IIT रुड़की जहां पर कोरोना बम फूटा है और करीब 90 के आसपास जो स्टूडेंट्स हैं वो संक्रमित मिले हैं। साथ ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्टल में ही रहने की बात कही जा रही है, बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। अशोक, सबसे पहले आपके पास ही मैं आना चाहूंगी, जमीनी हालात किस तरह के हैं वहां पर? राजधानी देहरादून की बात करें तो उसका क्या हाल है? देश की यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले कल प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले 1109 मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं, जिसके बाद और अब राजधानी देहरादून की यहाँ पर बात की जाए तो राजधानी देहरादून में सबसे सर्वाधिक मामले 509 मामले कल सामने आए हैं, जिसके चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि अब जिस तरह से जो दूसरी लहर है वो कहीं ना कहीं काफी खतरनाक साबित होती जा रही है। अप्रैल माह की बात करें तो अप्रैल माह में कल सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है लापरवाही जो है दोनों ही स्तर पर बढ़ती जा रही है, प्रशासन हो चाहे वो जनता हो। क्योंकि प्रशासन की ओर से अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो वीक पॉइंट है अभी तक प्रशासन उसको पकड़ने में विफल साबित हुआ है। बात की जाए जैसे कि अब जनता की, तो जनता यहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है वो कहीं ना कहीं नहीं दिखाई दे रहा है जनता की तरफ से, जिसको प्रशासन द्वारा भी उसका पालन करवा रहा है। कहीं ना कहीं एक चुनौती बना हुआ है प्रशासन के सामने। अपने आप में ये सबसे बड़ी बात है कि वो इस चीज को पूरी तरह से जो इनका नियमों का पालन है वो इसको पूरा करवाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं वो चुनौती बनती जा रहे हैं। और खुद स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने भी ये बात यहाँ पर कह दी है। वापस आऊंगी आपके पास अशोक और हालात को जानने के लिए। देखिए हमारे साथ डॉक्टर इकबाल भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर इकबाल, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? डॉक्टर इकबाल, दूसरी लहर जो आई है उत्तराखंड में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। 1100 केसेस का मिलना अपने आप में ये बात जाहिर करता है कि स्थितियां डेंजर पॉइंट पे पहुंच चुकी हैं। इसे हम और आप जितनी जल्दी समझ लें उतना हमारे लिए बेहतर होगा। ऐसे में आप इस दूसरी लहर, इन भयावह परिस्थितियों को किस प्रकार देखते हैं? बहुत गंभीर हो चुकी है और सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास तो कर ही रही है, और हर व्यक्ति को भी ये ध्यान रखना है कि जितना आवश्यक है उतने ही बाहर निकलें, जिनको और पूरे सैनिटाइजेशन, मास्क इत्यादि का ध्यान रखें। इसके अलावा सरकार को वैक्सीनेशन ड्राइव और तगड़ी करनी चाहिए। अभी एक दूसरा जो वैक्सीन हमारे पास है कोवैक्सीन के नाम से भारत बायोटेक का, वो अभी तक उत्तराखंड में नहीं आया है और ये वैक्सीन बहुत अच्छा कारगर है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कोवैक्सीन ही लगवाया है और ये एक डेड कोरोना वायरस से बनाया है और ये बहुत सक्षम और कारगर वैक्सीन है। इसका यूपी तक तो ये पहुंच चुका है और मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ये उत्तराखंड में भी पहुंचे। बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोरोना की जो वैक्सीन है वो लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं अपनी चर्चा में, लेकिन ब्रेक के बाद लौटेंगे और उत्तराखंड में किस तरह से संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है उसके जमीनी हालात का जायजा लेंगे, अपने संवाददाता से भी बात करेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ राज्य, जहां वन्य जीवों और वन संपदाओं का विशाल भंडार है। एक छोटी सी चिंगारी भी प्रकृति के इस अनुपम सौंदर्य को भयावह बना सकती है। वनों की आग न सिर्फ ग्रामीणों की खुशहाली को नष्ट कर देती है, बल्कि वन्य जीवों के लिए भी काल साबित होती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत ने 5,000 महिलाओं को वनाग्नि नियंत्रण अभियान में शामिल किया है। अत्याधुनिक अग्निशमन उपकरण लेने के साथ साथ संवेदनशील क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कार्य भी शुरू किया गया है। दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में आपातकालीन स्थिति में हवाई सेवा का भी उपयोग किया जा रहा है। आइए हम सब मिलकर अपने वनों को आग से बचाने का प्रयास करें। आपकी जरा सी सावधानी हमारी अमूल्य प्राकृतिक संपदा को बचा सकती है। आपसे अपील है कि वनों में आग लगने की सूचना जल्द से जल्द वन विभाग को दें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
तो लगातार बढ़ता कोरोना का ग्राफ, भयावह होती परिस्थितियां, इन्हीं पर हम बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कोरोना को लेकर के एक बार फिर से आम जनता को अब सचेत हो जाने की जरूरत है। भले ही इस कोविड-19 महामारी को आए हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया और आपके हमारे धैर्य की बहुत ज्यादा परीक्षा भी हो चुकी है, लेकिन तब भी इस बात का ध्यान रखिए कि जान है तभी जहान है। इसलिए सबसे पहली सुरक्षा अपनी जान की, खुद आपकी भी और आपके अपनों की भी, क्योंकि संक्रमण पहले आपको लगेगा और उसके बाद ये संक्रमण आपके नजदीकियों को फैलेगा। इसीलिए खुद भी कोविड के सभी नियम कानूनों का पालन करें और दूसरों से भी पालन करवाएं। फिलहाल भी चर्चा की एक बार फिर से ब्रेक के बाद शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, अगर बात करें कोविड के अस्पतालों की, वहां पर बेड मुहैया कराने की, तो किस प्रकार की वहां पर व्यवस्था है? क्योंकि संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कई गुना तेजी के साथ बढ़ रहा है। ऐसे में अस्पतालों में किस प्रकार की व्यवस्थाएं आपको दिखती हैं? व्यवस्था की बात की जाए तो जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से इस समय यहाँ पर मौजूद है। बेड को लेकर भी पर्याप्त मात्रा में बेड भी उपलब्ध है। आईसीयू भी पूरी तरह से यहाँ पर उपलब्ध है। लेकिन कोई बात करें, अगर यहाँ पर जिस तरह से आंकड़ों की, संक्रमितों का आंकड़ा जिस तरह से तेजी पकड़ रहा है, जो ग्राफ है वो तेजी से ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे में सरकार को और प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग को और ज्यादा बेड मुहैया कराने की जरूरत पड़ सकती है। तो कह सकते हैं लगातार अभी प्रशासन को और ज्यादा अलर्ट मोड पर आने की जरूरत है, क्योंकि जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद भी होना है। खुद इसके लिए अभी थोड़ी हाल ही में इस समय मीटिंग भी चल रही है कि आज, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी ये रिपोर्ट कार्ड आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखना है कि राज्य में किस तरह के हालात हैं। क्योंकि संक्रमितों का आंकड़ा जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, तो उसको लेकर कई अन्य राज्यों में जिस तरह से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, तो उसको लेकर भी उत्तराखंड में भी कहीं ना कोई ऐसा कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। उसको लेकर भी आज बात रखी जा सकती है। लगातार बढ़ते आंकड़ों को लेकर जिस तरह से विपक्ष भी लगातार हमलावर है कि अब तक के राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, तो उसको लेकर आज सरकार द्वारा कोई ना कोई अब ठोस कदम भी उठाया जा सकता है। खुद स्वास्थ्य सचिव एक बड़ा जो निर्णय है वो लिया जा सकता है और इस निर्णय की आप जरूरत भी है, वो बिंदु आ चुका है। हमारे साथ डॉक्टर इकबाल जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इकबाल, अगर बात वैक्सीनेशन की करें तो एक बड़ी आबादी जिसका वर्ग 25 साल से 45 साल के आयु वर्ग के बीच का है, जो देश की, प्रदेश की कामकाजी आबादी है, जिसके लिए बाहर निकलना जरूरी है और जो आबादी बड़ी तादाद में बाहर निकलती भी है इस वक्त, क्या वैक्सीनेशन उस आबादी का होना जरूरी है? क्योंकि वो आबादी एक बड़ा कैरियर बन सकती है कोविड का। 45 साल के बाद अब मेरे ख्याल से 30 से 45 साल की जो आयु वाले लोग हैं उनका वैक्सीनेशन भी शुरू किया जाएगा। परंतु अभी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हमारे पास 2 ही हैं और स्पुतनिक, जो डॉक्टर रेड्डी जिस पे ट्रायल कर रहा था, जो रशिया का स्पुतनिक वैक्सीन है, उसकी अभी डोजेस बहुत कम आई है भारत में और वो शुरू भी नहीं हुआ है अभी। इसके अलावा कैडिला का ज़ाइकोव डी के नाम से एक डीएनए वैक्सीन होता है, वो भी वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है, वो भी अभी अप्रैल तक आने की उसकी थी आशा, परंतु लग रहा है वो मई जून तक आएगा। तो अभी हमारे पास उतने वैक्सीन शायद नहीं है, तो ज्यादा हाई रिस्क पॉपुलेशन को गवर्नमेंट कवर कर रही है, तो तभी वो 45 साल से ऊपर के लोगों को लगा रही है अभी। यहाँ पर डॉक्टर इस तरह के भी केसेस आए हैं कि वो तमाम फ्रंटलाइन मेडिकल वर्कर्स, जिनमें डॉक्टर्स और नर्सेस शामिल हैं, जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लगे, उसके बाद भी वहां पर संक्रमण हुआ। ऐसे में लोग जो हैं उनके बीच एक भय की स्थिति भी पैदा होती है। तो क्या ये जो वैक्सीन है ये इतनी कारगर है, और अगर है तो फिर दोबारा से संक्रमण क्यों हो रहा है? म्यूटेट करता है। ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन इस वक्त भारत में आया है, जिसके बारे में अमेरिका में भी रिसर्च जारी है, यूके में भी जारी है। इन्होंने, जैसे जो साउथ अफ्रीका का म्यूटेंट स्ट्रेन था और यूके का म्यूटेंट स्ट्रेन था, उसका यहाँ जाकर एक प्रकार का एमालगमेशन हो गया है। दोनों स्ट्रेन आपस में बनके एक इंडियन स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया है। इसे डबल म्यूटेंट स्ट्रेन बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं वैक्सीन जो है पूरी तरह इसको समाप्त करने में कारगर नहीं है, मगर फिर भी जिन लोगों में वैक्सीन लगा हुआ है उनमें बीमारी बहुत भयावह रूप नहीं ले रही और एक आम वायरल के रूप में समाप्त हो रही है, यानी पेशेंट को आईसीयू वगैरह में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन लगवाकर हम सब लोगों को कुछ हद तक 60 से 70% बचाव तो मिल रहा है।
जरूरत है। हमारे संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, अगर बात हम उत्तराखंड के उन गांव की करें, दूर दराज इलाकों की करें जो पहाड़ों पे बसे हैं, जहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं अगर कोरोना से हट के बात करें तो भी बहुत लचर थी, वहां तक पहुंचना मुश्किल था, वहां पर अगर स्थितियां बिगड़े तो किस प्रकार के सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं कि वहां स्थितियों को संभाला जाएगा? बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के लिए भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह से सुविधाएं पहुंचाना अपने आप में जो स्वास्थ्य विभाग के लिए चुनौती होती है कि किस तरह से वहां पर वैक्सीन पहुंचाई जाए। हालांकि बूथ स्तर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो बूथ स्तर में तकरीबन 764 बूथ स्तर ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। और जो खुद जिला अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव है, उन्होंने भी सीएमओ को ये निर्देश दे दिए कि जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, जांच की जो प्रक्रिया है, उसको बढ़ाया जाए। पहले ये प्रक्रिया जो थी तकरीबन दिन में 3000 जांच की 3000 सैंपल्स लिए जाते थे, जिसके बाद अब तकरीबन 5000 से ज्यादा जो है जो जांच है वो की जा रही है। और साथ ही साथ अगर वैक्सीनेशन की यहाँ पर बात की जाए तो लगातार वैक्सीनेशन भी की जा रही है। पहली डोज के बिल्कुल जरूरी भी है यहाँ पर। अशोक, वक्त बहुत कम है, दर्शकों को अपने बता दूं, जरूरत भी बहुत इस बात की है कि अब सैंपल बड़े पैमाने पर लिए जाएं ताकि संक्रमितों की पहचान हो सके। बहुत धन्यवाद अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर इकबाल, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारे उत्तराखंड पर इस खास चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन एक बार फिर से आपको वो सारी सलाह हम दोहरा देते हैं जिनमें मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और 2 गज की दूरी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि फिलहाल यही हमारा कोरोना से बचाव है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए के न्यूज के साथ बने रहिए। धन्यवाद।